नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ नया टॉपिक लेके। आई होप आपने जो पीछे के वीडियो होंगे उनको पढ़ा होगा और देखा होगा और उसको अच्छे से समझा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पता नहीं कब कितनी सारी ब्रांच किस विभाग में आ जाए, तो हमें क्या करना है, एक अच्छे कंपटीटर की तरीके से हमेशा तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब किससे सामना करना पड़ जाए, कौन सा टेस्ट कब देना पड़ जाए। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए, सतत रूप से करते रहिए। अपनी लाइफ में, बिजी लाइफ से समय पढ़ाई के लिए तो निकालते ही रहिए, ठीक है ना। चलिए, इसी को देखते हुए हम भी आपके लिए समय निकाल के कुछ टॉपिक लेके आए जो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा, चलिए, ज्योग्राफी के तो ढेर सारे टॉपिक आपके सामने मैंने बर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। आज मैं साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है। समझने का अगर कोशिश करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम समझते हैं। और चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो सक्रियता। तो डालते हैं रेडियो सक्रियता। क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेडियो सक्रियता को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। रेडियो सक्रियता क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्व जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तथ्य, इसके मात्रक इत्यादि के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है और बहुत फैक्ट भी हैं जिनको हमें समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ और फिर इसके बाद में समझेंगे रेडियो सक्रियता। तो देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं और इन पदार्थों का लगातार विघटन होता रहता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस पूरी प्रक्रिया को, जो ये घटित हो रही है, इसको रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ध्यान से देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या, ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं और दूसरा है रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं और ये विघटित होते रहते हैं, ये विघटित होते रहते हैं।
क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तथा ये घटने वाली जो घटना होती है, इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की। अगर बात की जाए खोज रेडियो एक्टिव पदार्थ की, ध्यान रखिए इसकी खोज मैडम क्यूरी, बहुत नाम सुना होगा, तथा इनके पति पीरे क्यूरी, पी क्यूरी के द्वारा की गई। यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसके द्वारा की गई? मैडम क्यूरी तथा पीरे क्यूरी, इनके पति पीरे क्यूरी के द्वारा की गई। एक ध्यान रखिए बात, ये रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? अगर ये पूछा जाए, ये की है हेनरी वेक्वेरेल ने। हेनरी वेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी और इनके पति पीरे क्यूरी ने की। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम तत्व है, इसकी खोज किसने की? तो ध्यान रखना, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको बहुत ही ध्यान रखते रहिए, बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो इन पे हमें बहुत गौर करना है कि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने की, जबकि रेडियम की खोज रदरफोर्ड ने की। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अब बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो याद रखिए कि रेडियो एक्टिव तत्व की अगर बात की जाए तो पोलेनियम से लेके आप याद रखेंगे यूरेनियम तक, 92 यूरेनियम तक के जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। कहां से कहां तक के बीच? पोलेनियम से लेकर यूरेनियम तक। और ये प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। पोलेनियम से लेकर 92 यूरेनियम तक के तत्व रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये रेडियो सक्रियता जो होती है, पूछा जाता कई बार, रेडियो सक्रियता या एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? मात्रक बहुत बार पूछा गया, तो इसका मात्रक होता है क्यूरी, या फिर क्यूरी ना देके रदरफोर्ड भी दे रखा हो सकता है। क्यूरी या रदरफोर्ड दोनों इसके मात्रक होते हैं रेडियो सक्रियता के। दूसरी बात पूछ सकता है कि किस मशीन से इसको मापते हैं, या यंत्र क्या होता है जिससे इसको मापते हैं रेडियो सक्रियता का। तो इसका नाम होता है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर याद रखेंगे, जीएम काउंटर मशीन के द्वारा या यंत्र के द्वारा रेडियो सक्रियता को मापते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेरेल ने की। और मात्रक क्या होता है? क्यूरी या रदरफोर्ड होता है रेडियो सक्रियता का, और यंत्र है जीएम काउंटर। इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों होता क्या है, इसको आपने देख लिया होगा, आगे बढ़िए। कि रेडियो सक्रियता क्या है कि पदार्थ का जो नाभिक होता है, उस नाभिक में उपस्थित परमाणु जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन, इनकी क्षति होती रहती है। इनसे संबंधित ये कण जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इससे क्या होता है, 3 प्रकार के कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ऐसे बनाते हैं और बीटा और गामा, ये किरणें निकलती हैं।
तो ये जो किरणें निकलती हैं या कण निकलते हैं, इनकी प्रकृति कैसे होती है, इन पे कौन सा आवेश होता है, इत्यादि के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए, मान लिया कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इस पदार्थ को यहां पे इस बॉक्स में रखा गया। ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब इस पदार्थ से क्या होगा कि स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगी। तो क्या होता है कि जब ये गामा अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो इस बॉक्स के ऊपर एक साइड प्लस चार्ज कर दिया जाता है, दूसरी तरफ माइनस चार्ज कर दिया जाता है। तो क्या होता कि यहां से निकली हुई किरणें, कुछ किरणें क्या होती हैं ऐसे निकल के इधर निगेटिव के साइड चली जाती हैं और कुछ ये निकलकर पॉजिटिव के साइड मुड़ जाती हैं, और कुछ किरणें क्या होती हैं सीधी चली जाती हैं, ना वो माइनस की तरफ यानी ना ऋण की तरफ भागती हैं, ना धन की तरफ झुकती हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो किरणें निकल रही हैं इसमें जो कण हैं इन पे कौन सा आवेश है। देखिए, किरणों पे जो आवेश होता है उस आवेश के विपरीत चार्ज की तरफ वो झुकती है। मतलब निगेटिव की तरफ झुकने वाली किरणें में कैसा चार्ज होगा, धनात्मक चार्ज होगा, और धनात्मक की तरफ झुकने वाली किरणों में के कणों में कैसा चार्ज होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा। तो देखिए, जो ऋणात्मक की तरफ झुकते हैं उनको कहा गया अल्फा किरणें। क्या कहा गया, अल्फा किरणें। अर्थात अल्फा किरणें कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। दूसरी वही जो प्लस की तरफ झुकी किरणें, इनके कण कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। निगेटिव होंगे यानी चार्ज निगेटिव होगा, तो इनको बीटा कहा गया। बीटा किरणें या बीटा कण, ध्यान देते जाइए। और जो किरणें बिल्कुल ना माइनस की तरफ झुकी है ना प्लस की तरफ सीधे निकल गई हैं, तो वो किरणें कैसी होंगी, उदासीन होंगी। उदासीन, इन पे ना ही प्लस चार्ज होगा ना ही निगेटिव होगा। तो ये जो उदासीन होती हैं वो होती गामा किरणें या गामा कण। ठीक है ना। तो जरा हम एक एक को यहां से पढ़ लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम अल्फा किरणों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये धनात्मक होती है, ये धनात्मक होती हैं। दूसरी बात, जब अल्फा कण निकलता है, किसी भी तत्व से एक अल्फा कण निकलता है, तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई तथा परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। देखिए फिर से सुनिए, जब किसी तत्व से, रेडियोएक्टिव तत्व से, पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की तथा परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। अर्थात ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता हो और परमाणु भार 4 होता है। तो आवर्त सारणी में देखेंगे तो हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम होता है, हीलियम गैस, वो हीलियम गैस में परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु भार 4 होता है, यानी कि 2He4। यानी अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होता है। और हीलियम में कौन सा, हीलियम में प्लस आयन, इसके बराबर होता है। हमें ध्यान रखिए, ध्यान रखना है कि अल्फा कण की तुलना पूछ दी जाती है कि ये किसके बराबर होता है या इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता, तो हीलियम आयन के बराबर इस पर चार्ज होता है। अब देखिए, किसी भी तत्व से, मान लिया कोई एक तत्व है ए और इसका परमाणु भार 22 है और यहां पे परमाणु क्रमांक x है, और इससे क्या होता है, एक अल्फा कण बाहर निकलता है और ये तत्व बन जाता है बी। तो ये परमाणु क्रमांक जो नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो होता है वो क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई x-2 हो जाएगा और परमाणु भार में 4 इकाई y-4 हो जाएगा। तो ये नया तत्व बनेगा।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा कण निकल जाने से कैसा तत्व बनेगा, उसके परमाणु क्रमांक में कितनी कमी तथा परमाणु भार में कितनी कमी होगी। ठीक है ना। तो जब ये तत्व ऐसे विघटित होकर ये बनेगा तो हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहीं से एक और नियम आ जाएगा कि ये एक तत्व था, इसका परमाणु क्रमांक x है, दूसरा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक x-2 है, अर्थात ये आवर्त सारणी में क्या होगा कि 2 स्थान पीछे आ जाएगा। और जब पीछे आ जाएगा तो क्या होगा, एक रिलेशन बन जाता है कि डायगोनली ये विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसे वर्ग विस्थापन नियम भी कहा जाता है। वर्ग विस्थापन नियम, जिसे सॉडी तथा फैजन्स महोदय ने दिया। पूछा जाता है वर्ग विस्थापन क्या है, तो यहीं से आप परिभाषा वर्ग विस्थापन की भी निकाल लेंगे कि जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा या बीटा कण निकलते हैं तो वो आवर्त सारणी में उसका स्थान अपने प्रारंभिक स्थान से विस्थापित होकर दूसरा हो जाता है। इसी स्थान विस्थापित को ही वर्ग विस्थापन का नियम कहते हैं। और वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया, सोडी तथा फजांस ने दिया, याद रखना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, अल्फा किरणों के बारे में। यानी अल्फा कण ये धनात्मक होते हैं, ये क्या करते हैं, हीलियम नाभिक के बराबर होते हैं, और इससे क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 इकाई तथा परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। और देखिए ये क्या करते हैं, ये जो कण होते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये किसने बताया, किसने प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने। यानी अगर पूछा जाए, हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे रदरफोर्ड ने। एक एक पॉइंट को समझते जाइए, और बहुत ही हिट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने, याद कर लेंगे, फिंगर टिप पे रखना चाहिए। तो अल्फा बीटा किरण जब हम बात करें अल्फा की, जो अल्फा जो होता है ये क्या करता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, प्लेट को प्रभावित करता है। आगे बात आ जाती है, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। अगली बात अगर पूछा जाए कि इनकी, ध्यान दीजिए ये पॉइंट, आगे हम बात करते हैं कि इनका वेग कितना होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है कि अल्फा कणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का कितना होता है, 1/10 होता है। तो दूसरी बात अगर हम बात करें इनकी भेदन मतलब कितनी मोटी प्लेट को ये पार कर सकती हैं या भेद सकती हैं। तो इनकी भेदन क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। देखिए कम क्यों होती है, अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा, तो इसका परमाणु भार कितना है, ये हीलियम नाभिक के बराबर है, और परमाणु भार हीलियम नाभिक का होता है 4, इसका भार समझ लीजिए 4 है। वहीं पे ये बीटा, इसका भी हम बताएंगे, तो भार जब ये निकलेगा तो परमाणु भार में कोई कमी नहीं आती, अर्थात इसका भार ना के बराबर नगण्य है। सिर्फ जब ये निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि करेगा, यानी कि यहाँ पे 4 है, उसके कंपैरिजन में ये हल्का है। और सबसे हल्का बताएंगे ये, क्योंकि इसके निकलने पे परमाणु भार में भी कोई कमी नहीं आती, ना परमाणु क्रमांक में कोई कमी आती है, यानी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता होता है। जब अभी बताऊंगा आपको, तो सबसे समझ लीजिए सबसे भारी ये है, उसके बाद ये है, और सबसे हल्का ये है। तो भारी चीज में गति क्या होगी, कम होगी, हल्की चीज तेज दौड़ जाती है। तो ये भारी है, तो इसलिए भारी होने की वजह से इसकी गति सबसे कैसी होती है, सबसे कम होती है। जब गति कम है
तो किसी में पेनिट्रेट करेगा जाके, किसी में टक्कर मारेगा। जब धीरे धीरे जाके टक्कर मारेगा तो वो अंदर तक भेद नहीं पाता है। तो इसलिए भेदन क्षमता भी इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है ना, भेदन क्षमता सबसे कम, गति सबसे कम, वेग जो है प्रकाश के वेग का इतना है। ठीक है ना, और ये हीलियम नाभिक के बराबर मतलब चार्ज रखता है। और ये सारी चीजें पड़ी। परमाणु क्रमांक में 2 इकाई तथा परमाणु भार में 4 इकाई की कमी होती है अल्फा किरण। आगे आ जाइए, अब डालते हैं बीटा किरण। बीटा किरण इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बीटा किरण कैसी होती हैं। ये ऋणात्मक होती हैं, ये ऋणात्मक आयन होते हैं, होती है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि इनकी जो गति होती है, गति वो अल्फा किरणों से अधिक होती है, से अधिक, लेकिन गामा से कम, गामा किरणों से कम होती है। दूसरी बात, इनकी भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता भी यही, यानी अल्फा किरणों से ज्यादा, किरणों से ज्यादा तथा गामा किरणों से कम होती है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर प्रकाश से तुलना करें, इनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। इन प्रकाश से अगर तुलना करें तो क्या बताया मैंने कि इनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है, ध्यान रखेंगे। और उनका कितना था, 1/10 भाग। बहुत जरूरी है। ये ऋणात्मक होती हैं और इनकी गति अल्फा किरणों से ज्यादा और गामा किरणों से कम। भेदन क्षमता अल्फा किरणों से ज्यादा लेकिन गामा किरणों से कम होती है। इनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। आगे कुछ और देखते हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती है। ठीक है, अगला यहां देखते हैं, क्या देखते हैं कि बीटा किरण निकलने से किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है तथा परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैं एक तत्व लेता हूं, ये A है, परमाणु क्रमांक X तथा परमाणु भार Y लिया, और इससे क्या निकाल रहे हैं, एक बीटा कण निकाल रहे हैं। तो जो नया तत्व Z मान लिया बन गया, तो देखिए इसके परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया और परमाणु भार कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो ये बीटा किरणें हो गई, इनकी सारी बातें आपने देख ली। चलिए अब बात कर लेते हैं गामा किरणों की। गामा किरणें कहाँ है, ये जो सीधी चली जाती हैं ऊपर की तरफ, गामा किरणें। खास बात क्या है, ये खास बात, ये उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगली बात, इनकी गति सबसे अधिक होती है,
सबसे अधिक होती है। देखिए ध्यान रखिए, ये सबसे हल्की होती है। जब हल्की होती है, गति सबसे ज्यादा है, तो इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अगर हम इनकी गति की तुलना प्रकाश के वेग से करें तो इनकी गति प्रकाश के वेग के समान होती है, ये जरा हम गामा किरणों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, इन पॉइंटों को समझें। ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, इनकी गति सबसे अधिक होती है, अल्फा और बीटा से ज्यादा होती है। ये सबसे हल्के होते हैं, सबसे हल्की, तो इनकी भेदन क्षमता क्या है? सबसे अधिक होती है। ये मोटी सी मोटी परत को भी भेद सकती हैं, है ना। इसके बाद इनकी गति प्रकाश के वेग की कैसी होती है? समान होती है। एक बात और याद रखें कि इन गामा किरणों के निकलने से तत्व के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता है, यानी ना परमाणु क्रमांक चेंज होगा, ना परमाणु भार चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी गामा किरणों के बारे में, आपने देखा। आगे थोड़ी सी बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व जो ये है कि ये धीरे धीरे स्वतः विघटित होता रहता है। विघटित मतलब इसमें क्षय होता रहता है, डिके होता रहता है, इसकी मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। और जब कम होती चली जाती है, यानी इनके परमाणु क्रमांक वगैरह चेंज होते जाते हैं, परमाणु भार भी चेंज होते जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार चेंज होने से समस्थानिकों का निर्माण हो जाता है और नए प्रकार के समभारिक भी बन जाते हैं। जैसे देखिए जरा, पहले तो थोड़ा हम देख लेते हैं समस्थानिक और समभारिक होता है क्या है। समस्थानिक तथा समभारिक, यहां संक्षिप्त में देख लेते हैं, बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। देखिए, समस्थानिक मतलब सम स्थान, समान स्थान, दो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। यानी क्या बताया? दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन परमाणु हैं। देखिए इनका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन हैं। इनमें देखिए सभी में परमाणु क्रमांक कितना है? 1 1 1, और परमाणु भार कितना है? 1 है, 2 है और 3 है। इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण निकल जाने पर क्या प्राप्त होता है? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, और अगला ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जैसे देख लीजिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि एक ये तत्व कोई ए है, इसका परमाणु क्रमांक x है और परमाणु भार y है। और अगर हम इससे क्या करते हैं, इससे एक बीटा कण निकाल देते हैं, तो क्या होगा? मान लिया ये तत्व Z बन गया, और तो क्या परिवर्तन होगा? परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार क्या रहेगा? वही रहेगा। जब परमाणु भार वही रहेगा तो ऐसे दो तत्व जिनका परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, यानी भार समान है, तो ऐसे तत्व को समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समभारिक। तो क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण निकलने पर
वो कैसे तत्व बनाता है, समस्थानिक बनाएगा, समभारिक बनाएगा या सम न्यूट्रॉनिक बनाएगा। तो आप याद रखिए समभारिक, एक बीटा कण निकल जाने से। ठीक है, वही क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से दो बीटा कण निकलने तथा एक अल्फा कण निकलने से कैसे तत्व बनेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने में हो सकता दिक्कत हो, लेकिन समझने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक परमाणु से, एक कोई तत्व है, इसका परमाणु भार x तथा परमाणु भार y है। अगर इससे क्या किया जाए, एक अल्फा कण निकाल दिया जाए, तो मान लिया एक तत्व बनता है B। तो अल्फा कण निकलने से क्या बताया अभी कि परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी, ये बन गया। और इससे क्या करना, एक बीटा अगर निकाल दिया जाए, जब बीटा निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, मान लिया यहाँ पे C बन रहा और एक बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। फिर से एक बीटा कण इससे निकाल दीजिए, जब एक फिर से बीटा कण निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ मान लिया D बन गया और जब D बन जाएगा इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, x, एक की वृद्धि हो जाती, यहाँ ऐसे देखिए 2 था माइनस का, एक की वृद्धि हुई तो -1 हो गया। अब एक की और वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और परमाणु भार कितना रहेगा, y-4 ही रहेगा, क्योंकि बीटा कण निकलने से परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए भैया हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक कितना है इस तत्व का, x, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक इस तत्व का कितना है, x। तो ये क्या है, परमाणु क्रमांक जब किसी दो तत्वों के समान होते हैं तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। हम बताना आपको ये चाहते हैं, अगर किसी तत्व से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण अगर निकाल लिए जाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, समस्थानिक या समभारिक। समस्थानिक प्राप्त होगा या समभारिक, तो आप बताएंगे समस्थानिक प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिक इसका अपोजिट, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, जैसे 18 Ar40, 20 Ca40, कैल्शियम आर्गन। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है, इसका कितना है, 20 है, लेकिन इनके परमाणु भार कितने हैं, परमाणु भार इनके क्या है, 40 है। जब भार समान हो परमाणु भार तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अर्ध आयु पूछा जाता है कभी कभी, अर्ध आयु किसे कहते हैं। अर्ध आयु कहते हैं वह समय जितने में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी पूर्व की मात्रा का विघटित होकर आधा रह जाता है, उसे उसकी अर्ध आयु कहते हैं। मान लिया कोई पदार्थ है 4 किलो वजन का, मात्रा कितनी है, 4 kg, और 2 घंटे में विघटित होके वो 2 किलो रह जाए, तो जो ये 2 घंटे हैं ये उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, अर्ध आयु कहलाएगी। यानी कि जितने समय में कोई पदार्थ विघटित होकर अपनी संपूर्ण मात्रा का आधा रह जाता है, वह समय अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु कहलाता है।
जैसे देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लिया कि कोई तत्व X है और इसका वजन है 1 kg और 100 दिन में ये क्या होता है, विघटित होके Y बना लेता और इसका वजन कितना रह जाता, आधा kg। कितना रह जाता, आधा kg। फिर इसके बाद क्या होता है कि 100 दिन अगर और रोक ले तो इसकी जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, ये Z मान लिया बन गया, या वही रखें, इसको हम पदार्थ को एक ही रखते हैं, सिर्फ मात्रा चेंज करते हैं। ये तो इसकी मात्रा इससे की भी आधी हो जाएगी, 1/4 kg। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 100 दिन है, ये जो समय है, इसी समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये अर्ध आयु किसे कहते हैं, तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्या बताया था, एक बताया था वर्ग विस्थापन नियम। आप लोगों को ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सब भूल जाएंगे। वर्ग विस्थापन नियम, ये इसमें याद रखिए दो नाम, सॉडी एवं फजांस। कहीं सोडी एवं फजान लिखा होगा, कहीं सोडी एवं कुछ तो सोडी एवं फजांस इन्होंने बताया था। क्या बताया, वर्ग विस्थापन नियम, जब किसी तत्व से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो उनका आवर्त सारणी में स्थान विस्थापित हो जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक परमाणु भार चेंज हो जाएंगे। तो आवर्त सारणी में क्योंकि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के हिसाब से उनको रखा गया है, तो उनका जाहिर सी बात है स्थान चेंज हो जाता है। इसी स्थान के चेंज होने को ही वर्ग विस्थापन नियम कहते हैं। किसने बताया, सोडी एवं फजांस ने, ठीक है ना। तो याद रखिए। एक क्वेश्चन और याद रखिए, पूछा जाता है अंतिम रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा बनता जाके विघटित होके एक्टिव तत्व, यानी सबसे लास्ट वाला कौन सा बनता जाके, कई बार पूछा गया। तो याद रखिए 82 पीबी मतलब लेड, ये 82 पीबी जो होता है लेड, ये सबसे लास्ट का रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होके बनता जाके है। तो इसको भी हमें याद रखना। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत था। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगले टॉपिक के साथ में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा, और पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।